क्या बकवास है। मैं अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूँ, ये सब कुछ मेरा ही तो है। तुम मुझे भिखारी समझती हो क्या? वारिस होना और खुद कमाना अलग बात है। आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं। पहले शहर जाइए, खुद पैसे कमा कर लाइए और मुझे खिलाइए, तब मैं आपके पैर छूने की शर्त पूरी करूंगी। रामपुर गांव में रहने वाले सेठ धनसुख लाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता था उनका इकलौता बेटा कुबेर, जिसे अपनी रईसी और पैसों का बहुत घमंड था। सेठ जी चाहते थे कि कुबेर की शादी एक ऐसी समझदार लड़की से हो जो उसके इस घमंड को सुधार सके, और उनकी ये खोज खत्म हुई गांव की ही एक बेहद होशियार लड़की राधा पर। कुबेर बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैंने गांव की एक सीधे साधे परिवार की सबसे समझदार लड़की राधा को तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसकी 2 बड़ी बहनें भी बहुत संस्कारी हैं। पिताजी, मैं उस गरीब घर की लड़की से शादी तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के अगले ही दिन से वो मेरे पैर छुएगी और घर के हर सामान के लिए मुझसे भीख मांगेगी, तभी वो इस हवेली में रहेगी। ये कैसी बेतुकी और घिनौनी शर्त है कुबेर। शादी का मतलब गुलामी नहीं होता। तुम अपने पैसों के घमंड में बिल्कुल अंधे हो चुके हो। जब ये अजीबो गरीब शर्त हवेली के मुनीम जी के जरिए राधा के घर पहुंची, तो राधा की बड़ी बहनें माया और आरती इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गईं। मुनीम जी आकर राधा की बड़ी बहनों माया और आरती को कुबेर की शर्त बताते हैं। राधा पीछे खड़ी होकर सुन रही है। हे भगवान, बड़ा सेठ का बेटा तो बड़ा ही क्रूर और घमंडी निकला। माया दीदी, हम अपनी छोटी बहन राधा की शादी ऐसे लड़के से कभी नहीं करेंगे जो उसे अपनी दासी बनाना चाहता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आरती। गरीबी मंजूर है पर अपनी बहन का सौदा मंजूर नहीं। मुनीम जी, आप सेठ जी से कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रुकिए माया दीदी, मुनीम जी से कहिए कि मुझे ये रिश्ता और ये अजीब शर्त पूरी तरह मंजूर है। उस अमीर ज़ादे को अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड है ना, मैं उसकी इसी शर्त से उसका घमंड तोड़ूंगी। राधा के इस साहसी फैसले के बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। विदा होकर राधा हवेली तो आ गई, लेकिन कुबेर अपनी उस घमंडी शर्त को भूलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शादी की पहली ही सुबह उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ तो राधा, अब तुम इस हवेली की बहू बन चुकी हो। चलो, शर्त के मुताबिक तुरंत मेरे पैर छुओ और आज के नाश्ते के लिए हाथ फैलाओ, तभी तुम्हें इस घर का खाना नसीब होगा। मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सोफा, ये हवेली और ये खाना आपके पिताजी का है, आपका नहीं। आपने अपनी जिंदगी में खुद से 1 रुपए भी कमाया है क्या कभी? क्या बकवास है। मैं अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूँ, ये सब कुछ मेरा ही तो है। तुम मुझे भिखारी समझती हो क्या? वारिस होना और खुद कमाना अलग बात है। आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं। पहले शहर जाइए, खुद पैसे कमा कर लाइए और मुझे खिलाइए, तब मैं आपके पैर छूने की शर्त पूरी करूंगी। राधा के इस करारे जवाब ने कुबेर के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। वो गुस्से में लाल पीला होकर घर छोड़ने लगा। लेकिन हवेली के बाहर राधा की दोनों बड़ी बहनें माया और आरती आती दिखती हैं और कबीर का रास्ता रोक लेती हैं। कुबेर बाबू, आप गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? हमारी छोटी बहन ने कोई गलत बात नहीं कही है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। कबीर आरती व माया को सारी बातें बता देता है जो राधा ने उससे कही थी। कुबेर जी, अगर आप में वाकई हिम्मत है तो अपनी मेहनत के पैसे कमा कर दिखाइए, तब हम तीनों बहनें मान जाएंगी कि आप वाकई एक सच्चे मर्द हैं। तुम तीनों बहनें मिलकर मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और खुद पैसे कमा कर लाऊंगा। तब तक के सारे दिन गिन कर रखना राधा, मैं तुमसे एक साथ सारे पैर छुआऊंगा। गुस्से और घमंड में अंधा होकर कुबेर शहर की ओर चल पड़ा। उसे लगता था कि पैसे कमाना बेहद आसान है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शहर का बाजार किताबी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ शातिर ठग बनवारी जैसे लोग नए शिकार की तलाश में आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। कुबेर शहर के बाजार में कीमती कपड़े पहने घूम रहा है। ठग बनवारी उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर ये कोई अमीर और नासमझ लड़का है। अरे हुजूर, आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आप किसी बड़े राजघराने के वारिस हैं।
मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और अपनी सिल्क की फैक्ट्री में एक ईमानदार पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। पार्टनर? हाँ, मैं बहुत बड़ी जमींदार धनसुख लाल का बेटा हूँ। मुझे भी शहर में एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है ताकि मैं अपनी पत्नी को दिखा सकूं कि मैं कितना काबिल हूँ। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं हुजूर। बस आप मुझे एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए दे दीजिए। आज शाम से ही आधी फैक्ट्री आपकी हो जाएगी और मुनाफा सीधे आपकी जेब में आएगा। ये लो 10,000 रुपए। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। चलो मुझे मेरी फैक्ट्री दिखाओ। बनवारी की मीठी बातों में आकर कुबेर ने अपने पास मौजूद सारे पैसे उसे सौंप दिए। बनवारी उसे सिल्क की फैक्ट्री दिखाने के बहाने बाजार की तंग गलियों से होते हुए एक सुनसान और काले गोदाम के अंदर ले गया, जहां असली नाटक शुरू होना था। अरे बनवारी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ कोयला और गंदे बर्तन पड़े हैं। यहाँ सिल्क की फैक्ट्री कहाँ है? अरे मूर्ख अमीरजादे, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। तूने जो पैसे दिए वो तो डूब गए और अब तू यहाँ से बिना काम किए भाग नहीं सकता। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे घर जाने दो। मेरे पिताजी तुम्हें और बहुत सारे पैसे दे देंगे। मुझे छोड़ दो। चुप कर। अगर तूने शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। आज से तू मेरा बंधक नौकर है। जब तक तू यहाँ के सारे बर्तनों को साफ नहीं करेगा और कोयला नहीं ढोएगा, तुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुबेर को गायब हुए पूरी 3 महीने हो चुके थे। गांव में उसके पिता बीमार पड़ गए और हवेली की रौनक गायब हो गई। तब राधा ने अपनी बड़ी बहनों माया और आरती के साथ मिलकर शहर जाने और खुद कुबेर को ढूंढने का एक बड़ा फैसला किया। राधा, जीजा जी को गए 3 महीने हो गए, उनका कोई पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। हाँ राधा, आरती ठीक कह रही है। वो भले ही घमंडी थे पर हमारे जीजा जी हैं। हमें शहर जाकर उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। शहर पहुंचकर तीनों बहनों ने सीधा बाजार का रुख किया। वहां उन्हें सेठ बनवारी के बारे में पता चला। राधा को विश्वास हो गया था कि कुबेर की नासमझी का फायदा इसी शातिर ठग ने ही उठाया होगा। तभी आरती को एक आदमी दिखता है जो सिल्क के कपड़े बेच रहा होता है। राधा, देखो उस तरफ। वो आदमी जो सिल्क के कपड़े बेच रहा है, उसके हाथ में जो अंगूठी है वो तो जीजा जी की है। मैंने शादी में देखी थी। तुम ठीक कह रही हो आरती। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बनवारी ठग है। लेकिन वो किसी से कुछ बात कर रहा है। चलो छुप कर सुनते हैं। मालिक, हवेली का वो मूर्ख कुबेर पूरी तरह हमारे कब्जे में है। बुढ़ा धनसुख लाल गांव में बीमार है। जैसे ही 3 महीने और बीतेंगे, हम कुबेर से हवेली के असली कागजात पर अंगूठा लगवा लेंगे। फिर रामपुर की वो पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। बनवारी की ये बात सुनकर तीनों बहनों के होश उड़ गए। कुबेर सिर्फ एक बंधक मजदूर नहीं था, बल्कि उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसाया गया था, ताकि सेठ धनसुख लाल की पूरी हवेली और जायदाद को रद्द किया या हड़पा जा सके। और सबसे बड़ी बात जिससे बनवारी बात कर रहा था, वो और कोई नहीं, हवेली का ही एक बेहद करीबी इंसान था। हे भगवान, ये तो हवेली के मुनीम जी हैं, जो पिताजी के सबसे वफादार बनते थे। तो इन सब में मुनीम जी भी शामिल हैं। बनवारी, उस कुबेर को गोदाम में ही रखना। उसे बस सूखी रोटी देना ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। वो घमंडी लड़का एक बार टूट गया तो चुपचाप हवेली हमारे नाम कर देगा। चिंता मत करो मुनीम जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुनीम जी उधर से चले जाते हैं। तीनों बहनें मिलकर एक योजना बनाती हैं और सेठ बनवारी के पास पहुंच जाती हैं। भाई साहब, हमने सुना है कि इस बाजार में बनवारी नाम का एक बहुत बड़ा सिल्क का व्यापारी है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ बैठता है? अरे भाग्यवान देवियों, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मैं ही हूँ बनवारी। कहिए, क्या आपको भी सिल्क के व्यापार में पैसा लगाना है? मेरे पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ बनवारी भाई, हमारे पास 20,000 रुपए हैं जो हम व्यापार में लगाना चाहते हैं। लेकिन पहले हमें वो फैक्ट्री देखनी होगी, तभी हम पैसे देंगे। अरे क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। मैं आपको अभी अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री दिखाता हूँ। बनवारी एक बड़ी लालच के जाल में फंस चुका था। वो तीनों बहनों को उसी गोदाम में ले गया जहाँ उसने कुबेर को कैद कर रखा था। लेकिन इस बार बनवारी को ये नहीं पता था कि उसके पीछे कानून के लंबे हाथ यानी दरोगा जी भी आ रही थी।
मुझे बचा लो। मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। मैं तो पूरी तरह लुट गया। तब तक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाने के लिए मुनीम जी भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर दोनों भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से बचकर भागने में नाकाम हो जाते हैं। दरोगा जी दोनों को पकड़ लेते हैं। बनवारी, तुमने जिस मासूम को फंसाया था वो कोई लावारिस नहीं है, और मुनीम जी, आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। बनवारी व मुनीम सलाखों के पीछे पहुंच गए और कुबेर को उस नरक से आजादी मिल गई। 3 महीनों की कड़ी मेहनत और जिल्लत ने कुबेर को जीवन का वो पाठ पढ़ा दिया था जो बड़ी सी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ा सकती थी। जब वो सब वापस हवेली लौटी तो नजारा कुछ और ही था। हरी भरी जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था चंद्रपुर राज्य। ये राज्य अपनी खुशहाल प्रजा और न्यायप्रिय राजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा आदित्य सिंह अपनी बेटी राजकुमारी आर्या से बहुत प्रेम करते थे। अगले दिन राजकुमारी का जन्मोत्सव था। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। कल का दिन चंद्रपुर के लिए बहुत खास है। दूर दूर के राज्यों से मेहमान आने वाले हैं। उत्सव में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महल की सुरक्षा भी पहले से दोगुनी कर दी गई है। आप निश्चिंत होकर उत्सव की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा। आज रात से हर पहरेदार अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए। जरा सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। उसी समय राजकुमारी आर्या महल के बगीचे में घूम रही थी। उनके साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त सोनल भी थी। सोनल, हर साल जन्मदिन पर इतने लोग आते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब गांव के बच्चे महल घूमने आते हैं। उनकी मुस्कान देखकर मन खुश हो जाता है। राजकुमारी, पूरा चंद्रपुर आपसे प्यार करता है। आप हर किसी की मदद करती हैं, इसीलिए लोग आपका जन्मदिन अपने त्योहार की तरह मनाते हैं। काश मैं एक दिन बिना पहचान बताए पूरे राज्य में घूम पाती, लोगों की जिंदगी को और करीब से देख पाती। शायद एक दिन ऐसा जरूर करूंगी। महल से कुछ ही दूर एक आदमी साधारण व्यापारी का भेष बनाकर चंद्रपुर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही इरादा छिपा था। भाई साहब, राजमहल जाने का रास्ता किधर है? सुना है कल वहां बहुत बड़ा उत्सव है। मैं भी अपना सामान बेचने आया हूं। सीधे इस रास्ते चले जाओ। महल के बाहर बड़ा बाजार लगेगा, लेकिन बिना जांच के अंदर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, धन्यवाद भाई। लगता है राजा सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं। खैर, देखते हैं। व्यापारी धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो भीड़ से दूर पहुंचा, उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपा एक छोटा सा नक्शा निकाला। उस नक्शे पर सिर्फ एक जगह लाल निशान से घिरी हुई थी, राजमहल का पिछला प्रवेश द्वार। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजमहल का पिछला प्रवेश द्वार। कल की रात पूरा चंद्रपुर उत्सव में व्यस्त होगा और तभी मेरा असली काम शुरू होगा। उसे पता नहीं था कि दूर खड़ा एक गांव का लड़का अमन उसकी हर हरकत ध्यान से देख रहा था। अमन को अभी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठ गया। एक व्यापारी को राजमहल के पिछले दरवाजे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अमन ने उस व्यापारी का पीछा करना शुरू किया। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ व्यापारी है। इस व्यापारी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। व्यापारी चारों तरफ देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। तभी कुछ ही पल में एक और आदमी वहां आ जाता है। अमन पीछे छिपकर ये सब देखता है। कल रात सब कुछ योजना के अनुसार होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राजमहल के अंदर पहुंचने का रास्ता तय हो चुका है। और अगर सैनिक बीच में आ गए तो? हम लड़ने नहीं आए हैं। काम पूरा होते ही तुरंत निकल जाएंगे। तुम निश्चित रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम अपनी योजना याद रखना। दूसरी तरफ महल के अंदर अंतिम तैयारियां चल रही थीं। कल सुबह से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। सभी सेवक अपने अपने काम की आखिरी जांच कर लें। मैं चाहता हूं कि किसी को कोई शिकायत ना हो। महाराज, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। महल के आगे और पीछे दोनों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं आ सकेगा।
पिताजी, इस बार मैं चाहती हूँ कि गांव के बच्चों के लिए भी अलग कार्यक्रम रखा जाए। उन्हें महल देखने का बहुत शौक रहता है। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। राजा मुस्कुराकर हामी भर देते हैं। उधर अमन सीधे महल पहुंचा। उसे लगा कि जो कुछ उसने सुना है वो राजा तक पहुंचना चाहिए। मुझे सेनापति वीर से मिलना है, बहुत जरूरी बात बतानी है। राजमहल खतरे में हो सकता है। बिना बुलावे कोई अंदर नहीं जा सकता। आज महल में बहुत काम चल रहा है, तुम कल आना। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कुछ लोगों को महल के बारे में बात करते सुना है। हो सकता है देर हो जाए। पहरेदार उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अमन निराश होकर वापस लौटने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे की वो चेतावनी देना चाहता था वो अब चंद्रपुर के बहुत करीब पहुंच चुका था। सेनापति वीर, क्या सभी मेहमान पहुंच चुके हैं? जी महाराज, लगभग सभी अतिथि आ चुके हैं। बस राजकुमारी के आने का इंतजार है। ठीक है, राजकुमारी आते ही समारोह शुरू कर दिया जाएगा। तब तक सभी मेहमानों का ध्यान रखा जाए। उधर राजकुमारी अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। उनकी सहेली सोनल बाहर इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, क्या आप तैयार हो गई? सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। समारोह शुरू होने वाला है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। राजकुमारी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सब लोग चिंतित हो रहे हैं। फिर भी कोई आवाज नहीं आती। सोनल धीरे से दरवाजा खोलती है। कमरा बिल्कुल खाली था। सोनल घबरा जाती है। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। जमीन पर राजकुमारी का कंगन पड़ा था और मेज पर एक मोड़ा हुआ पत्र रखा था। सोनल दौड़ते हुए दरबार में पहुंचती है। महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। वहां सिर्फ उनका कंगन मिला है। पूरा दरबार एकदम शांत हो जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? चलो। राजा, सेनापति और कुछ सैनिक तुरंत राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते हैं। सैनिकों, महल का एक एक कोना तलाशो। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर राजकुमारी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो उनका पीछा करने की कोशिश मत करना। समय आने पर हम खुद तुमसे संपर्क करेंगे। पत्र पढ़ के राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आज से पूरे चंद्रपुर में खोज शुरू होगी। हर रास्ते, हर गांव और हर जंगल की तलाशी ली जाएगी। जब तक आर्या नहीं मिलती कोई चैन से नहीं बैठेगा। जी महाराज, मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी को जल्द से जल्द खोज लिया जाएगा। उधर महल से बहुत दूर अंधेरी जंगल पुरानी हवेली में राजकुमारी आर्या बेहोश पड़ी थी और पास में वो ही व्यापारी बैठा था। सेनापति, क्या कोई खबर मिली? महाराज, हमने आसपास के गांव, जंगल और सभी रास्तों की तलाशी ली। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हम खोज जारी रखे हुए हैं। जैसे ही गांव में अमन को राजकुमारी के गायब होने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत राजमहल जाता है और राजा से मुलाकात करता है। महाराज, मैंने कल गांव में एक संदिग्ध व्यापारी को देखा था। हो न हो राजकुमारी के गायब होने के पीछे उसी व्यापारी का हाथ है। और महाराज, वो कुछ राजमहल के पिछले प्रवेश द्वार की बात कर रहा था। फिर तो हमें तुरंत राजमहल के पिछले प्रवेश द्वार पर जाना होगा। क्या पता वहां कुछ सबूत मिल जाए। राजा आदित्य सेनापति व अमन के साथ पिछले प्रवेश द्वार पर जाते हैं। वहां उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। राजा, मंत्री व अमन निशानों का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने पर निशान एक पुरानी सुनसान हवेली के बाहर जाकर रुक जाते हैं। महाराज, मुझे लग रहा है राजकुमारी यही है। हमें हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं। अचानक एक कमरे से किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। क्या कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। महाराज, आवाज इसी कमरे से आ रही है। राजकुमारी यही है। सेनापति दरवाजा तोड़ देते हैं। राजकुमारी उन्हें सुरक्षित मिल जाती हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए? लेकिन इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने दूंगा, ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हवेली चारों तरफ से सैनिकों ने घेर ली है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे भागना नहीं है। मैं चाहता था कि तुम यहाँ तक आओ ताकि मेरी बात सुनो। तो बोलो,
आखिर ये सब क्यों किया? सालों पहले मेरे पिता पर आपने राजकोष से चोरी का झूठा आरोप लगा। उन्हें सजा मिली और उसी सदमे में उनकी मौत हो गई। तब से मैं बदले की आग में जल रहा हूं और इसी दिन का इंतजार कर रहा था। राजा कुछ पल चुप हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पिता के साथ सचमुच अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होगी, लेकिन एक निर्दोष राजकुमारी का अपहरण करके तुमने भी अपराध किया है। सेनापति, इसे गिरफ्तार कर लो। कल हम दरबार में इसका फैसला करेंगे। अमन, आज तुमने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया है। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। मैंने सिर्फ अपने राज्य का फर्ज निभाया है महाराज। राजकुमारी के सुरक्षित लौटने पर पूरी चंद्रपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने अमन को सम्मानित किया और उस दिन के बाद चंद्रपुर में हर साल जन्मोत्सव के साथ वीरता दिवस भी मनाया जाने लगा।